वेलकम टू यूरिका। मेरा नाम है गोल्डी नामदेव और मैं इस वीडियो में जुड़ी हुई हूँ जहाँ पर हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स कॉन्सेप्ट को डील कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अलाइनमेंट क्या होता है, जबकि मोर और लेस जो है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, बट यहाँ पर हम थोड़ा अच्छे से डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, अलाइनमेंट का मतलब होता है कि जब भी आप किसी प्रोटीन, डीएनए या आरएनए की सीक्वेंसेस लेते हो और उसको कंपेयर करते हो जो हमारे पास डेटा में सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। और ये कंपैरिजन हम इसलिए करते हैं ताकि हमें सिमिलर रीजन्स मिल सके, यानी कि सिमिलरिटी पता चल सके, मैचेस मिल सके। तो उसी को कहते हैं अलाइनमेंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये डीएनए सीक्वेंस है, आरएनए सीक्वेंस या प्रोटीन सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने एक डीएनए सीक्वेंस लिया, ठीक है, जिसमें ए टी जी इस तरीके के सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। डीएनए ये न्यूक्लियोटाइड है, तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना है, तो ये एक मेरे पास डीएनए सीक्वेंस है। ठीक है, अब इस सीक्वेंस को, जो मेरे पास डेटाबेस में बहुत सारे सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, ठीक है, अगर ये एक बैक्टीरिया के जीनोम का डीएनए है, उसका सीक्वेंस है, तो मैं क्या करूंगी, जितने भी बैक्टीरिया होंगे उनके जीनोम से इनको मैच करवाऊंगी। तो यहाँ पर ये अगर डीएनए सीक्वेंस ही है, तो अगेन यहाँ पे भी कुछ कुछ न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस होंगे। ठीक है, तो ये वाला सीक्वेंस इनमें से किससे मैच कर रहा है, कहाँ पर सिमिलैरिटी पता चल रही है, उन चीजों को अलाइन करवाते हैं, मैच करवाते हैं, उसी को अलाइनमेंट कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब अलाइनमेंट क्यों करवाते हैं, ये बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि अलाइनमेंट का पर्पस होता है सिमिलर रीजन्स को फाइंड आउट करना, ताकि आप उस जीनोम का जो डीएनए है या प्रोटीन है, जो भी सीक्वेंस है जिसका आप सिमिलर रीजन ढूंढ रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, उसका फंक्शन पता कर सको। कोई नया जीन है तो उसको आइडेंटिफाई कर सको कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, फाइलोजेनेटिक ट्री का फॉर्मेशन कर सको, है ना, उसका इवोल्यूशनरी स्टडी पता कर सको, उसके एंसेस्टर्स के बारे में पता कर सको। इन सभी चीजों के लिए हम अलाइनमेंट करवाते हैं। अब अलाइनमेंट करवाने के लिए हमारे पास बेसिकली दो तरह के अलाइनमेंट होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका पेयर वाइज अलाइनमेंट, और दूसरा होता है आपके पास मल्टीपल मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। अब जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि पेयर का मतलब है दो, यानी कि किसी दो सीक्वेंस को जब आप कंपेयर करते हो और उनके बीच में सिमिलैरिटी ढूंढते हो, यानी कि सिमिलर मैचेस को फाइंड आउट करते हो, तो वो हो जाता है पेयर वाइज अलाइनमेंट। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में जब आपके पास तीन या तीन से ज्यादा, मोर देन थ्री सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जब तीन या फिर तीन से ज्यादा सीक्वेंसेस प्रेजेंट हो और आपको कंपेयर करना हो या फिर उनके सिमिलर रीजन्स को फाइंड आउट करना हो, तब हम करते हैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। क्लियर है ये बात? तो आज के टॉपिक, आज जो हमारा डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के रिगार्डिंग है। तो देखिए, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट ये एक नेचुरल एक्सटेंशन है पेयर वाइज अलाइनमेंट का ही। यानी पेयर वाइज अलाइनमेंट को ही और अगर मैं फैलाव करूँ, उसको ब्रॉड टर्म में आगे लेकर जाऊं, तो ये जो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट निकल कर आया है वो पेयर वाइज अलाइनमेंट से आया है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हम मल्टीपल रिलेटेड सीक्वेंसेस को मैच करवाते हैं, जो हमारे पास डेटाबेस में सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, और ये मैचेस हम इसलिए करवाते हैं ताकि हमें ऑप्टिमल मैचेस मिल सके सीक्वेंसेस के बीच में, यानी दोनों सीक्वेंसेस में हमें मैक्सिमम या ऑप्टिमल मैचेस का पता कर सके हम, इसीलिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करवाते हैं। अब मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करवाने का कुछ एक प्रोसेस होता है, जिसमें कैसे, मान लीजिए अगर मैं मल्टीपल सीक्वेंस बोल रही हूँ, तो मान लीजिए मेरे पास ये चार सीक्वेंस है, सीक्वेंस वन, सीक्वेंस टू, सीक्वेंस थ्री एंड सीक्वेंस फोर। ये मेरे पास चार तरह की सीक्वेंस है, जिसको ये क्या हो गया, चार है, दो से ज्यादा है तो ये मल्टीपल हो गया। और ये सभी सीक्वेंस को मुझे अलाइन करना है, मुझे मतलब इन सभी चारों का देखना है कि ये चारों जो है कहाँ पर अपना मैक्सिमम मैचेस देती है, मतलब कौन सा ऐसा रीजन है, कौन सा ऐसा सीक्वेंस है जो मैच कर रहा है चारों का। ठीक है, तो इसको करवाने का एक तरीका ये होता है कि पहले मैं क्या करूं, सीक्वेंस वन और सीक्वेंस टू का मैच करवाऊं।
मैं क्या कर सकती हूँ, सीक्वेंस 1 और सीक्वेंस 2 का मैच कर सकती हूँ, यानी कि दोनों का पेयर वाइज अलाइनमेंट करवा सकती हूँ। फिर उसके बाद मैं सीक्वेंस 1 का सीक्वेंस 3 के साथ पेयर वाइज अलाइनमेंट करवा सकती हूँ। फिर उसके बाद मैं सीक्वेंस 1 का सीक्वेंस 4 के साथ पेयर वाइज अलाइनमेंट करवा सकती हूँ। देन मैं सीक्वेंस 2 को सीक्वेंस 3 के साथ भी पेयर वाइज अलाइनमेंट करवा सकती हूँ। देन सीक्वेंस 3 का सीक्वेंस 4 के साथ मैं पेयर वाइज अलाइनमेंट करवा सकती हूँ। कहने का पर्पस ये है कि आपके पास जितने सीक्वेंस दिए हैं, उन सभी का आप पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट निकाल दीजिए, जितने पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे 1 का जो है आपने 2 के साथ भी किया, 3 के साथ, 4 के साथ आपने पेयर वाइज अलाइनमेंट कर दिया। फिर 2 का आपने 1 के साथ कर दिया, 3 के साथ, 4 के साथ कर दिया। फिर 4 का आपने 2 के साथ कर दिया। इस तरीके से जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, जितना पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उन सभी सीक्वेंसेस में पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट हम करवाते हैं, ताकि हमारे पास एक सिंगल अलाइनमेंट निकल कर आ सके। ठीक है, मैंने इन दोनों का पेयर वाइज अलाइनमेंट करवाया। फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जाऊंगी, तो मेरे पास एक सीक्वेंस जो है मेरी अरेंज होती जाएंगी। और ये इसलिए जरूरी है ताकि मुझे अगर किसी सीक्वेंस का इवोल्यूशनरी स्टडी करना है, उसके पास्ट के बारे में, प्रीवियस के बारे में जानना है कि वो सीक्वेंस आखिर कहाँ से आया और उसका क्या रोल है, तो फिर मैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करती हूँ जब मेरे पास बहुत ज्यादा नंबर्स में सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एज द प्रोसेस जनरेट मल्टीपल मैचेस सीक्वेंस पेयर, बहुत सारे सीक्वेंसेस पेयर हैं, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम उसको न्यूमरस यानी न्यूमरस पेयर वाइज अलाइनमेंट में उसको कन्वर्ट कर दें। अब इससे फायदा ये है कि मुझे एक सिंगल अलाइनमेंट मिल जाएगा लास्ट में, जिसको जिसको मैं अरेंज कर सकती हूँ कुछ इस तरीके से कि मुझे उन सीक्वेंस की पोजीशंस इतने अच्छे से पता चल जाए जहां पर मुझे मैचेस मिलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये किया। ठीक है, अब जैसे इन दोनों को सपोज करिए कि इन दोनों को आपने मैच कर दिया, तो इनको मैच करने के बाद आपके पास एक सीक्वेंस निकल कर आएगा। इसको मैच करने के बाद एक सीक्वेंस निकल कर आएगा, इसको मैच करने के बाद एक सीक्वेंस निकल के आएगा, यहाँ पे भी सिमिलरली इन सबको मैच करने के बाद एक सीक्वेंस निकल के आएगा। तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इन दोनों का यानी ये वाले और ये वाले का फिर आप पेयर वाइज अलाइनमेंट करवाओगे, तो आपके पास एक सीक्वेंस निकल कर आ जाएगा। इन दोनों का पेयर वाइज अलाइनमेंट करवाओगे तो एक सीक्वेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, ये वाले सीक्वेंस का और ये वाले सीक्वेंस का फिर आप पेयर वाइज अलाइनमेंट करोगे, तो आपके पास एक लास्ट में क्या होगा, एक सिंगल अलाइनमेंट निकल कर आ जाएगा। और मैं ये इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट मैचेस पता चल सके। तो ऐसे करते करते मुझे ना ऐसे सीक्वेंस मुझे आगे चल के निकल के आ जाएंगे जो एग्जैक्ट मैचिंग शो कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सब तो ये क्या है, ये आपको कंसेप्ट समझना है, और तो ये सब चीजें आपको अपने हाथ से नहीं करनी है। सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर्स में जिसमें हम कमांड देते हैं और वो हमें इस तरीके का पूरा रिजल्ट आउटपुट हमारे सामने प्रेजेंट कर देते हैं कि आपके पास इतने सारे सीक्वेंसेस है, आपने उसको कमांड दिया लैपटॉप में या कंप्यूटर में कि मुझे मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करवाना है और ये रहे मेरे सीक्वेंसेस, तो आप उसको कमांड दोगे, थोड़ी टाइम बाद देखना वो आपको खुद ही जो है चीजें करके दे देगा। ठीक है, बट हाँ यहाँ पे ये चीजें होती कैसी है हमें भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए, तो इसीलिए हम ये चीजें समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोल रही हूँ कि हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, उसकी जरूरत क्या है, किस लिए कर रहे हैं, क्या फायदा मिलेगा मुझे मल्टीपल सीक्वेंस को अलाइन करके। तो फायदा मुझे ये मिलेगा कि जब मैं पेयर वाइज अलाइनमेंट करवाती हूँ, तो मुझे उससे जो इंफॉर्मेशन मिलती है उससे कई ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझे मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करवाने पे मिलेगी, यानी कि बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करवाती हूँ, जिसमें मैं क्या कर सकती हूँ कि इससे इसका फायदा ये है कि मुझे कंजर्व्ड सीक्वेंसेस का पता चल जाएगा। यानी जो आपके प्रोटीन्स होते हैं, डीएनए होते हैं, उनमें कुछ सीक्वेंसेस होते हैं ना जो कंजर्व्ड होते हैं। मतलब मान लीजिए कि ये दो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म 1 है, ये ऑर्गेनिज्म 2 है। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म 1 का डीएनए सीक्वेंस है और ये ऑर्गेनिज्म 2 का डीएनए सीक्वेंस है। यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। ठीक है, XYZ मतलब कोई भी, आप जस्ट सपोज कर लीजिए कि इस तरीके से इसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, इसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। दोनों को मैं पेयर वाइज अलाइनमेंट करवा रही हूँ, तो मुझे पता चल गया कि ये वाला जो रीजन है, ठीक है,
वो यहाँ पर दोनों एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का हो, यहाँ पे प्रेजेंट हो, लेकिन यहाँ पे TAG एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं, ये 3 न्यूक्लियोटाइड एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं। तो मुझे ये 2 सीक्वेंस का पता चल गया कि ये यहाँ पर जो है एग्जैक्ट मैचिंग दे रहे हैं, एग्जैक्ट मैचिंग दे रहे हैं और एग्जैक्ट अलाइन हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये कब हुआ? जब मैंने पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट किया। लेकिन अब मैं क्या करूंगी, एक और सीक्वेंस लेकर आ जाऊंगी किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरियल स्पीशीज ए थी, कोई बैक्टीरिया की स्पीशीज 1 थी, ये कोई बैक्टीरिया की स्पीशीज 2 है और ये कोई बैक्टीरिया की स्पीशीज 3 है, ठीक है। इसका भी मैंने डीएनए का एक फ्रेगमेंट ले लिया और अब मैं क्या करूंगी, जब इन तीनों को मैं अलाइन करूंगी, तो क्योंकि अब यहाँ पे 2 से ज्यादा सीक्वेंस हो गए, तो तीनों को अलाइन करूंगी तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, ठीक है। और जब मैं इन तीनों को कंपेयर करूंगी, तीनों को मैच करने की कोशिश करूंगी, तो अगर मुझे पता चला कि यस इसके पास भी स्पीशीज 3 जो थी बैक्टीरिया की, इसके पास भी एक ऐसा रीजन है जहां पर ये अच्छे से मैचिंग दे रहा है, यानी यहाँ पर XYZ मान लीजिए कि कोई भी सीक्वेंस आ रहा है, कोई भी सीक्वेंस आ जा रहा है, लेकिन ये वाले जो रीजन है, यहाँ पर बैक्टीरिया 1, बैक्टीरिया 2 और बैक्टीरिया 3 तीनों ही स्पीशीज में ये जो रीजन है वो मुझे एग्जैक्ट मैच दे रहा है। तो मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ कि इन तीनों स्पीशीज में ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है वो कैसा है? कंजर्व्ड है। मतलब अगर ये बैक्टीरिया की स्पीशीज है तो बैक्टीरिया की सभी स्पीशीज में ये वाला रीजन जो है वो आपको कंजर्व्ड ही मिलने वाला है, ठीक है। तो क्या किया, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करने से मुझे पेयर वाइज सीक्वेंस से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली। ज्यादा क्या इंफॉर्मेशन मिली? मुझे ज्यादा ऑर्गेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन मिली कि इनके पास मैं क्या कर सकती हूँ, कंजर्व्ड पैटर्न को ढूंढ सकती हूँ। प्रोटीन से तो कंजर्व्ड मोटिव्स की बात कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये फायदा हो जाता है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करने का। और ये चीज आपको कभी भी जब आप 2 सीक्वेंस को अलाइन करते हो, यानी कि पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हो, तो ये चीज नहीं मिल पाती। क्योंकि 2 ऑर्गेनिज्म को देख के आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि ये जो रीजन मिल रहा है यहाँ पे ये जो रीजन आपको मिला वो कंजर्व्ड है। आप तो यही बोलोगे ना कि ये जो सीक्वेंस है बस ये मैच कर गए। आप कंजर्व्ड कब बोलोगे? जब किसी और ऑर्गेनिज्म में, किसी और बैक्टीरियल स्पीशीज में भी यही रीजन आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि आप बहुत सारे ऐसे कंजर्व्ड और फंक्शनली क्रिटिकल अमीनो एसिड रेसिड्यू होते हैं जो आप मल्टीपल अलाइनमेंट करने से पता कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेम इसी तरीके का, ये तो मैंने डीएनए का केस बोला। अब अगर मैं प्रोटीन का केस बोलूंगी तो प्रोटीन में तो अमीनो एसिड रेसिड्यू होते हैं। तो जिस तरह मुझे डीएनए में ये न्यूक्लियोटाइड का कंजर्व्ड वाला पोर्शन मिल रहा है, तो मुझे प्रोटीन में भी तो अमीनो एसिड के कुछ कंजर्व्ड प्रोटीन्स मिल सकते हैं ना। कि अगर मैं इसी बैक्टीरिया की स्पीशीज 1, बैक्टीरिया की स्पीशीज 2 और बैक्टीरिया की स्पीशीज 3 के प्रोटीन से ले लूं, कुछ एक टाइप के प्रोटीन ले लूं, मान लीजिए कोई हीट शॉक प्रोटीन ले लिया या कोई ऐसा प्रोटीन ले लिया जो रेप्लिकेशन करवा रहा है, और फिर मैंने उनका ऐसे करके सीक्वेंस का अलाइनमेंट करवाया, तो फिर हो सकता है कि मुझे वहां पे भी कोई ऐसा ही कंजर्व्ड रीजन मिल जाए अमीनो एसिड का, है ना। तो ये भी मैं कैसे पता कर सकती हूँ? मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट से ही पता कर सकती हूँ। नेक्स्ट इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पर हम फाइलोजेनेटिक एनालिसिस कर सकते हैं सीक्वेंसेस की। अब फाइलोजेनेटिक वर्ड कहाँ से आता है? जब आप किसी ऑर्गेनिज्म की हिस्ट्री देखते हो या इसका इवोल्यूशन देखते हो, उसके फैमिली बैकग्राउंड देखते हो, है ना, एक पूरा ट्री बनाते हो कि ऐसे हम ट्री बनाते हैं ना, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा तो फाइलोजेनेटिक का हम ऐसे करके कुछ ट्री बनाते हैं। तो हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? इनका रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर रहे होते हैं। तो अगर हमें ये सीक्वेंसेस में सिमिलैरिटी पता चलेगी तो उस बेसिस पे हम फाइलोजेनेटिक एनालिसिस भी तो कर सकते हैं। उसका ये भी बता सकते हैं कि कौन सी स्पीशीज ज्यादा क्लोज्ड है और कौन सी स्पीशीज ज्यादा डाइवर्जेंट है। तो ये भी हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट से कर सकते हैं। नेक्स्ट, कि प्रोटीन के सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर आपको पता हो, जब भी हम बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन्स पढ़ते हैं ना, तो उसका प्रोटीन्स का एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन का होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर और प्रोटीन का होता है टर्शरी स्ट्रक्चर। आपको पता है कि ये जो प्रोटीन है,
टर्शरी स्ट्रक्चर में इस तरीके से फोल्ड हो जाती है। बहुत सारे जो है डिफरेंट इंटरेक्शन प्रेजेंट होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, नॉन कोवेलेंट होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, आयनिक इंटरेक्शन होते हैं, वो सब मिलके प्रोटीन को इस तरह से फोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन को किस तरीके से फोल्ड होना है, ये इस बात की जो इंफॉर्मेशन होती है वो इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर में छुपी होती है। और प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? प्रोटीन का सिंपल प्राइमरी स्ट्रक्चर है जिसमें अमीनो एसिड का ऑर्डर होता है, सिंपल, और कुछ नहीं होता। प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब ये कि यहाँ ग्लाइसिन प्रेजेंट है, टायरोसिन है, प्रोलीन है, फिर ग्लाइसिन, एनालिन। तो ये क्या है? एक तरह से ऑर्डर प्रेजेंट होता है, यानी कि अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है उसी को तो हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अगर मैंने किसी ऑर्गेनिज्म के प्राइमरी स्ट्रक्चर को देख लिया, ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने इनको अलाइन किया, तो मुझे अगर पता चला कि जो स्पीशीज 1 है उसमें भी प्रोटीन का यही वाला सीक्वेंस प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, तो सब में अगर सेम सीक्वेंस प्रेजेंट है तो मैं ये प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि आगे जाके इसका टर्शरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस तरीके से हो सकता है ना। अगर मुझे ये चीजें पता चल गई तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि हाँ, ये दोनों बहुत ही क्लोज स्पीशीज है, क्योंकि इनके जो सीक्वेंसेस है वो बहुत मैच कर रहे हैं, तो आगे जाके प्रोटीन इस तरीके से फोल्ड होंगे, इस तरीके से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएंगे, टर्शरी स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उनका फंक्शन भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये भी हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट से एक ब्रॉड रेंज में डिफरेंट बहुत सारी स्पीशीज के बीच में कर सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स की। नेक्स्ट है कि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट का एप्लीकेशन होता है, एक और इसका बहुत ही बढ़िया से एप्लीकेशन है, और वो एप्लीकेशन है कि हम डिजाइन कर सकते हैं डी जनरेट प्राइमर्स को। जब हम पीसीआर करते हैं ना तो हमें प्राइमर्स की जरूरत होती है, तो हम डी जनरेट प्राइमर्स को भी डिजाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। तो ये कुछ एडवांटेज थे, इनके अलावा भी बहुत सारे एडवांटेज है, बट हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि उसकी क्या वैल्यू है, तभी तो समझ में आएगा ना कि हम ये टॉपिक पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो अभी आपको समझ में आया कि इसके कितने सारे एडवांटेज हैं, और इसलिए हमें मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट को पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, तो अब जब हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की बात करते हैं, तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने क्या देखा था कि जब हम पेयर वाइज अलाइनमेंट पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं। लेकिन क्या मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हो? तो द आंसर इज यस, आप कर सकते हो, बट हम करते नहीं है। आप थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है कि आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग को यूज कर सकते हो, और पेयर वाइज अलाइनमेंट के अलावा मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करने के लिए भी, यानी कि सीक्वेंसेस को अलाइन करने के लिए मल्टीपल सीक्वेंस को अलाइन करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो। ये थ्योरेटिकली बहुत ज्यादा पॉसिबल है, लेकिन एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। अगर आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू मल्टीपल सीक्वेंस को अलाइन कर रहे हो तो ये बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा एक बहुत टाइम लग जाएगा सीक्वेंसेस, क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो ये जो है बहुत ही टफ हो जाता है, मतलब जनरली अप्लाइड नहीं कर पाते हो, बहुत ही मुश्किल हो जाता है बहुत सारे सीक्वेंसेस को अलाइन करना विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो इसलिए जनरली जो है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आपके कुछ कम सीक्वेंसेस है, जैसे मान लीजिए 3 सीक्वेंसेस ही हैं, या 4 सीक्वेंसेस ही हैं, या 5 सीक्वेंसेस ही हैं, तो आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू अलाइन कर सकते हो इन सभी को। लेकिन जैसे जैसे सीक्वेंसेस बढ़ते जाते हैं, जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, है ना, तो उस केस में डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू सीक्वेंसेस को अलाइन करना मल्टीपली बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए इसको जनरली यूज नहीं किया जाता है जब हम मल्टीपल सीक्वेंस को अलाइन करते हैं। लेकिन इसके मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए हम एक दूसरी अप्रोच को यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ह्यूरिस्टिक अप्रोचेस। ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है जब हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की बात कर रहे हो तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़े। अब नेक्स्ट क्या है कि स्कोरिंग फंक्शन क्या होता है। जो हमारा मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट है उसको हम अरेंज करते हैं, और अरेंज करने का हमारा पर्पस ये होता है कि हमें मैक्सिमम मैचेस मिले, ठीक है।
अब ये जो मैचेस मिलते हैं वो इस बेसिस पे कि हम कोई पर्टिकुलर फंक्शन को यूज कर रहे हैं, किसी स्कोरिंग फंक्शन को यूज कर रहे हैं। तो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए जो हम स्कोरिंग फंक्शन यूज करते हैं उस फंक्शन को बोलते हैं, या उस स्कोरिंग फंक्शन को बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ सम ऑफ पेयर्स, यानी कि एसपी। एसपी का यूज करते हैं। तो एसपी क्या है, बेसिकली नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पॉसिबल पेयर्स ऑफ सीक्वेंसेस बनेंगे मल्टीपल अलाइनमेंट में, जैसे कि ये बात की जा रही है कि ये देखिए आपके पास इतने सारे सीक्वेंसेस है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो मैं 1 को 2 के साथ, ठीक है, 3 को 4 के साथ, 4 को 5 के साथ, 5 को 6 के साथ, फिर उसके बाद 2 को 4 के साथ, 5 को 4 के साथ, इस तरीके से जितने भी ज्यादा पॉसिबल हो सकता है कि मैं पेयर वाइज अलाइनमेंट क्रिएट कर लूं, ठीक है, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना मुझे क्रिएट करना है, और फिर उन सब का सम करना है मुझे। जितने भी स्कोर निकले इन सब का इंडिविजुअली स्कोर निकलता है, और फिर उन सभी स्कोर को हम सम अप कर देते हैं, ठीक है। और सम अप करने के बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं, तो यही जो चीज है इसी को हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ सम ऑफ पेयर्स। तो ठीक है, और ये डिपेंड करता है, बेस्ड होता है किसी पर्टिकुलर स्कोरिंग मैट्रिक्स में, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स। आप ये टर्म से आप सब लोग अवेयर हैं, आपको पता है इन टर्म्स का क्या मीनिंग होता है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो ये लेक्चर बहुत ही इजी से समझ में आ रहा होगा, और सारे टर्म्स भी आप फैमिलियर होंगे इन सब से, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कंसेप्ट जो थ्योरेटिकली बताया, इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो स्कोरिंग फंक्शन में क्या होता है, जैसे आपके पास देखिए सीक्वेंस 1 है, सीक्वेंस 2 है, सीक्वेंस 3 है, मोर देन 2 सीक्वेंसेस है, तो ये क्या हो गया, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट हो गया। तो ये एक सीक्वेंस है, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। तो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में हम क्या करते हैं कि अब मैं कॉलम वाइज जो है, कॉलम वाइज स्कोर निकालती हूँ। मतलब पहला कॉलम का ये, दूसरे कॉलम का ये, तीसरे कॉलम का ये, मैंने स्कोर निकाला, और स्कोर निकालने के लिए मैंने ब्लॉसम 62 मैट्रिक्स का यूज किया। अब ये जो ब्लॉसम 62 है, ये हमने पढ़ा है जब हम पाम और ब्लॉसम पढ़ रहे थे, तो वहां पे मैंने बताया था कि ब्लॉसम 62 क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो वहां से ही मतलब ब्लॉसम 62 का यूज करके हम स्कोरिंग निकालते हैं इनका, ठीक है। अब स्कोरिंग निकाला तो ये जो पहले वाले कॉलम का स्कोर कितना निकला, -2, ठीक है, एंड सेकेंड वाले कॉलम का +1, एंड थर्ड वाले का +6, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, बस जितना मैं समझा रही हूँ उतना समझते जाइए, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत डिटेल में नहीं जाना है, और बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा डीप में घुसोगे आप उतना कंफ्यूज होते जाओगे, और उतनी की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो इसको जितना सिंप्लीफाइड हो सकता है बस उतना सिंप्लीफाइड होकर ही समझिए कि मैंने स्कोर निकाल दिया, ठीक है, 1 2 3 ऐसे स्कोर निकाल दिया। अब ये जो तीनों स्कोर मेरे पास निकला, इन तीनों को सम अप करना है मुझे, इन तीनों को ही मुझे सम करना है, और इसी को तो मैं एसपी बोल रही थी। इन तीनों को अगर आप सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 5, 6 + 1 7, 7 - 2 5। तो ये क्या हो गया, सम ऑफ सारा का सारा, इसी को हम एसपी बोल रहे हैं कि क्या किया मैंने, जितने भी पॉसिबल पेयर मेरे पास हो सकते थे सीक्वेंसेस में, ये मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में जितने पॉसिबल पेयर्स मेरे सब बन सकते थे, उन सभी के स्कोर्स का मैंने सम कर दिया, ठीक है। और ये जो चीज है वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर स्कोरिंग मैट्रिक्स पे बेस्ड है, ठीक है, स्कोरिंग मैट्रिक्स जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स में बोल सकते हैं। तो इस चीज को ये जो स्कोरिंग फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पर जो हमने कंसेप्ट ऑफ सम ऑफ पेयर्स देखा, स्कोरिंग फंक्शन देखा, ये यूज होता है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, ठीक है। समझ में आया, ये यही चीज है जो ये यहाँ पर हमने स्कोरिंग फंक्शन जिस तरीके से निकाला, इसी को ही हम यूज करते हैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए। क्लियर। अब एल्गोरिदम बात करते हैं कि जब हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कर रहे होते हैं तो हम कौन कौन से एल्गोरिदम को यूज करते हैं। तो दो एल्गोरिदम होती है जो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट यानी कि MSA में यूज की जाती है। एक होता है ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम, दूसरा होता है एग्जॉस्टिव एल्गोरिदम, ठीक है। अब अगर मैं एग्जॉस्टिव एल्गोरिदम की बात करूं तो उसमें ही एक टाइप चला आता है प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट मेथड। याद रखिए और भी दूसरे टाइप्स हैं, पर यहाँ पे मैं एक
टाइप को आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है, और उसका नाम है प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट मेथड। अब ये जो मेथड है ये एग्जॉस्टिव एल्गोरिदम का है और हम कर रहे हैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम रन होता है उस प्रोग्राम का नाम होता है क्लस्टल। प्रोग्राम का नाम क्या होता है? क्लस्टल होता है। अब क्लस्टल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो क्लस्टल एक प्रोग्रेसिव मल्टीपल्स अलाइनमेंट प्रोग्राम है, ठीक है। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है स्टैंड अलोन और दूसरा होता है ऑनलाइन प्रोग्राम, ठीक है। दो टाइप होते हैं इसके। अब इसमें भी दो वेरिएंट होते हैं, स्टैंड अलोन के दो वेरिएंट होते हैं, एक होता है क्लस्टल डब्ल्यू और दूसरा होता है क्लस्टल एक्स। अब क्लस्टल डब्ल्यू की मदद से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इंटरफेरेंस, यानी कि ये सिंपल टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेरेंस को प्रोवाइड करता है, जबकि क्लस्टल एक्स में हमें जो है ग्राफिकल इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। ये दोनों का यानी क्लस्टल का ये था कि पहले हमने क्या देखा कि क्लस्टल दो टाइप के होते हैं। फिर स्टैंड अलोन की बस मैं बात करूं तो इसके खुद के दो वेरिएंट हैं, और वो दो वेरिएंट में हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाती है वो हमने देख लिया कि क्लस्टल डब्ल्यू में हमें इंटरफेरेंस बेस्ड चीजें पता चलेंगी, जबकि क्लस्टल एक्स में हमको ग्राफिकल इंटरफेरेंस के बारे में पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लस्टल में ही। अब देखिए क्लस्टल आप समझ गए क्या है कि एक प्रोग्राम है जो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में काम करता है, और ये इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, मतलब ये काफी अच्छे से काम करता है। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स या स्कोरिंग मैट्रिक्स के साथ फ्लेक्सिबिलिटी रखता है, यानी आराम से रन कर लेता है, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स के अलावा भी, मतलब ये सिर्फ सिंगल सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स नहीं करता है, किस तरह की सिमिलैरिटी है, कितने लेवल की सिमिलैरिटी है, उसके बेसिस पे डिफरेंट स्कोरिंग मैट्रिक्स को भी यूज कर लेता है जब हम सीक्वेंस को अलाइन करते हैं। तो ये भी इसका अच्छा सा फीचर हो गया। नेक्स्ट ये जो है एडजस्टेबल गैप पेनल्टी को भी यूज करता है, जिसकी वजह से इंसर्शन या डिलीशन किसी रीजन में क्रिएट हो पाते हैं, अलाउ किए जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया। तो ये सारे फीचर्स हैं जिसकी वजह से क्लस्टल एक अच्छा प्रोग्राम की तरह रन होता है। बट इतने सारे फीचर होने के बाद कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आ जाती है, तो इसका एक ड्रॉबैक भी है। तो क्लस्टल का ड्रॉबैक ये है कि जैसे मैंने बताया कि ये गैप पेनल्टी को यूज करता है, और गैप पेनल्टी को यूज करते टाइम हो सकता है कि कोई गैप जो है वो अलाइनमेंट के अर्ली स्टेप में ही इंट्रोड्यूस हो जाए, जिसकी वजह से वो जो गैप है वो फिक्स हो जाता है, और एक बार गैप फिक्स हुआ तो वो एरर जो है वो कभी भी करेक्ट नहीं हो पाता। तो इसी की वजह से ये वर्ड आया है कि वंस एन एरर ऑलवेज एन एरर, कि अगर एक बार एरर आया तो वो हमेशा के लिए रह जाएगा क्लस्टल प्रोग्राम में, तो वो पूरे के पूरे एंटायर अलाइनमेंट पे फिर डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। तो ये क्लस्टल का एक ड्रॉबैक है, ठीक है, कि एक बार अगर कोई गैप क्रिएट हो गया तो वो फिक्स हो जाता है, आप उसको बाद में रिमूव नहीं कर पाते हो, ठीक है। और दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि ये ग्लोबल अलाइनमेंट बेस्ड मेथड है, यानी लोकल अलाइनमेंट नहीं करता, सिर्फ ग्लोबल अलाइनमेंट के थ्रू ही ये परफॉर्म करता है। तो ये ड्रॉबैक्स है। अब क्लस्टल के फायदे भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं। इन इसके इसके ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए हमने दूसरे प्रोग्राम्स लेकर आए। ऐसे ही होता है ना कि कोई भी चीज जरूरत पे बनती है, कि मुझे आज किसी चीज की जरूरत है, जैसे ये प्रोग्राम है, इसको हैंडल करने के लिए मैंने एक दूसरा प्रोग्राम बनाया। अब इस प्रोग्राम में जो ड्रॉबैक्स है इसको रिमूव करने के लिए मैं तीसरा प्रोग्राम लेकर आऊंगी, फिर अगर इसमें भी कुछ ड्रॉबैक है तो फिर रिमूव करने के लिए और। तो ऐसे ही होता है ना कि जरूरत के हिसाब से हमारे इन्वेंशंस होते हैं, हमारी चीजें बनती हैं, और अगर उनमें कोई ड्रॉबैक्स रह जाते हैं तो उस लिमिटेशंस को हटाने के लिए हम और सारे प्रोग्राम्स को मॉडिफाई करके एक नए रूप में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब ड्रॉबैक्स है तो सॉल्यूशन भी है, और सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि क्लस्टल का ये जो ड्रॉबैक है इसको हटाने के लिए टी कॉफी प्रोग्राम है, जो ग्लोबल और लोकल पेयर वाइज अलाइनमेंट दोनों के लिए ही काम करता है। जैसे सिर्फ क्लस्टल किसके ग्लोबल के लिए काम कर रहा था, जबकि टी कॉफी ग्लोबल और लोकल दोनों के लिए काम करेगा। नेक्स्ट है डीबी क्लस्टल प्रोग्राम, जो लोकल और ग्लोबल दोनों के लिए काम करता है। एंड थर्ड इज पोहा, जिसका फुल फॉर्म है पार्शियल ऑर्डर अलाइनमेंट। नेक्स्ट है पैरालाइन, जो कि एक वेब बेस्ड प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट प्रोग्राम है,
और ये सारे के सारे प्रोग्राम क्लस्टर की लिमिटेशंस या उसके ड्रॉबैक्स को रिमूव करने का काम करते हैं। इसीलिए डिपेंडिंग कि आपको किस तरह का प्रोग्राम चाहिए, आपका गोल क्या है, किस तरह का आपका एक्सपेरिमेंट किस तरीके का है, बेस्ड ऑन दैट आप जो है इनमें से कोई भी प्रोग्राम को चूज कर सकते हो। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होता है, उसमें कौन कौन से एल्गोरिदम लगते हैं और स्कोरिंग मैट्रिक्स कौन सा काम करता है, फिर क्लस्टल क्या होता है, इन सब के बारे में हमने बात की। सो आई होप कि आज का ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा, आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे अपना फीडबैक जरूर शेयर करिए, जो मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे से चीजें, अच्छा कंटेंट प्रेजेंट कर सकूं। सो यहाँ पर हम अपने वीडियो को कंप्लीट करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।